नमस्कार मित्रों, इस समय आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजभवन को देख रहे हैं। राजभवन यानी जहां पे हमारे राज्यपाल रहते हैं, एक संवैधानिक पद है। लेकिन हर वर्ष यहां पर एक फूल और साग सब्जी प्रदर्शनी होती है, जिसका कि आप हमारे सामने एक फ्लैक्स देख रहे हैं और जिसका शुभारंभ 17 फरवरी को हो चुका है। आज 18 फरवरी है और मैं यहाँ पर अपने माध्यम से आपको दिखाने लाया हूँ कि इस प्रदर्शनी में होता क्या है। प्रदर्शनी में वैसे तो जैसे मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, वैसे ज़्यादातर लोग फ़ोटो खींचने में ही लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं यह बताने का प्रयास करूँगा कि वास्तव में फूल जो दिखते सुंदर हैं, फूल जो हमें आकर्षित करते हैं, हमें जीवन जीने का अर्थ देते हैं, वह भी कई बार बाज़ार में खड़े होते हैं अपना मूल्य बताने के लिए, अपने गुणों को बताने के लिए। और इसी फूल की संस्कृति को हम अक्सर जीने की कोशिश करते हैं और अक्सर हम उन्हीं फूलों के सहारे इस बात को समझ पाते हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन को जीने के लिए बाज़ारीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस समय आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि राजभवन, ऐसा नहीं है कि आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपने आँखों से दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं राजभवन का वह चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फूल सभी को सुंदर लगते हैं, लेकिन इसकी सुंदरता जिसे आप कहते हैं, वह सुंदरता क्या है, इसको आप तभी महसूस कर पाते हैं जब आप किसी फूल के नज़दीक जाते हैं, जब उस फूल को देखते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि यह फूल सुंदर क्यों दिखाई दे रहा है, तो आप नहीं बता सकते हैं, केवल आप महसूस कर सकते हैं। और उसी महसूस करने की बोलियां लगती हैं, उसी महसूस करने के लिए बाज़ार सजते हैं, और उसी को महसूस करने के लिए हम आप रोज़ इस दुनिया की बाज़ार में खड़े होकर इस तरह के वीडियो बनाकर यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि दुनिया में हर चीज़ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जहाँ पर लोग माथा टेकते हैं, न जाने कितने अपने विघ्नों को दूर करने के व्रत रखते हैं, वहाँ पर गणेश जी सन्नाटे में खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हर मानव को यह समझ में आ रहा है कि यह सिर्फ सजाने के लिए रखे गए गणेश जी हैं। यहाँ पर उनके अंदर भगवान का न भाव है, न वह श्रद्धा है, न समर्पण है। इसीलिए इस मैदान में जितने लोग भी आप देख रहे हैं, उनमें किसी में ये भाव नहीं है कि सामने हमारे भगवान बैठे हैं। और यही मानव की असली प्रवृत्ति है, असली प्रकृति है, जिसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम जानवरों को पालना नहीं चाहते हैं, जानवरों को बचाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जानवरों को इस तरह कटिंग करके सजा कर अपने माहौल को सुंदर बनाना चाहते हैं। हम यह बताना तो चाहते हैं कि हम पशु प्रेमी हैं, लेकिन हम पशुओं को काट कर खाना छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी नियति में ऐसा कुछ है ही नहीं। हम सिर्फ सुंदर दिखना चाहते हैं अपने लिए। हम समाज को सुंदर बनाना चाहते हैं या नहीं, दुनिया को सुंदर बनाना चाहते हैं या नहीं, उस बात को सत्य सिद्ध करता है यह पत्तियों से बना हुआ ऊँट। जहाँ एक तरफ भीड़ है फूल सब्जी की प्रदर्शनी की, वहीं पर युवाओं को एक नया चिंतन देने वाले स्वामी विवेकानंद जी की इस मूर्ति को आप देख रहे हैं, जहाँ पर आपको कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा होगा। और शायद मैं यही आपको दिखाना चाहता हूँ कि वास्तव में मानव का वास्तविक चिंतन क्या है जीवन के प्रति। उसका वास्तविक चिंतन स्व है, सेल्फ है, अपने लिए जीना है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो नहीं खिंचाना चाहता है, लेकिन यह फूल जो कुछ देर में मर जाएंगे, यह फूल जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, उस फूल के साथ हर कोई जीना चाहता है, उस फूल को अपने पास सजोना चाहता है। प्रकृति को संदेश देता हुआ यह त्रिशूल आपको क्या संदेश दे रहा है? इसकी 3 भुजाएं क्या आपको स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी की याद दिलाते हैं? क्या 3 भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रति प्रेरित करते हैं? या फिर
रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की ओर प्रेरित करते हैं। क्या आप इसके 3 का अर्थ समझ पाए, या इसे सिर्फ एक प्राकृतिक सुंदरता का पर्याय समझकर यहाँ से आप निकल जाते हैं? और जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा कि इसका अर्थ समझने के लिए भी यहाँ कोई नहीं खड़ा है। ये सन्नाटे में खड़ा इस प्रदर्शनी का यह त्रिशूल अपने आप में एक प्रश्न छोड़कर हमें मजबूर करता है कि हम समझें जीवन क्या है। यूँ तो कैक्टस नाम लेते ही हमेशा एक नकारात्मक विचारधारा दिमाग में उभरती है और हमारे पास सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि हम कांटों की बात करते हैं। लेकिन ये कांटे भी अपने जीवन को बचाने के लिए कैसे इस रूप में आ गए, और इन्होंने अपने को जीवित रखने के लिए जो यह आकार ग्रहण किया, तो उससे नाम तो इनको कैक्टस मिल गया। लेकिन इस कैक्टस को हम कभी उसके दर्शन में न महसूस कर पाए, ना ही उसको जीने का प्रयास कर पाए, क्योंकि इस कैक्टस में जो भी आप देख रहे हैं, ये जो आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये कुछ भी नहीं है। मरुस्थल में लगने वाले यह कैक्टस सिर्फ अपने को जीवित रखने के लिए, अपने अंदर पानी को संजोए रखने के लिए इन आकारों में परिवर्तित हो जाते हैं। इन पे लगे हुए कांटे सिर्फ वाष्पोत्सर्जन की उस क्रिया को रोक देते हैं ताकि इनके अंदर पानी ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे और यह जिंदा रहें। और यहाँ पर राजभवन में यह हमें यही संदेश देते हैं कि जब जीवन जीने की विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो जाए, तो इसी तरह से कैक्टस बनकर आपको अपनी क्षमताओं को, अपनी विशिष्टताओं को अपने अंदर संजोकर, भले ही आपको नाम कैक्टस मिल जाए, लेकिन जीने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आवश्यकता है इसका अर्थ समझने की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। वैसे तो भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हैं, वह एक प्राकृतिक अवस्था में हमेशा जीवन यापन करने की तरफ दिखाए गए हैं, लेकिन राजभवन में भी उसी प्राकृतिक अवस्था को दर्शाते हुए भोलेनाथ, शिव, शंभू यहाँ पर इस बात का संदेश दे रहे हैं कि जीवन राख के सिवा कुछ भी नहीं है। अंत में आपके साथ सिर्फ राख रह जाती है, और जिस दिन हम इसको समझ लेंगे, हमें यहाँ आने का मतलब समझ में आ जाएगा, उसकी सार्थकता हो जाएगी। आप पुष्प प्रदर्शनी का आनंद लीजिए मेरे साथ और देखिए कि फूल को सजाकर हम सुंदर हो जाते हैं। मुझे जयशंकर प्रसाद की वो लाइनें याद आती हैं, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया बिसारो। ऐसे तो माखनलाल चतुर्वेदी ने भी फूल की अभिलाषा के बारे में लिखा है। क्या चीज़ है यार? कोई टर्फ है? आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस समय मैं नक्षत्र वाटिका में हूँ, और वो भी उत्तर प्रदेश के राजभवन की नक्षत्र वाटिका में हूँ। और मैं इसको बोल कर क्या सुनाऊँ, आप देख सकते हैं कि जो 27 नक्षत्र होते हैं, जो अश्वनी से शुरू होकर रेवती तक खत्म होते हैं, उसमें कौन सा पौधा आपके जीवन में क्या असर डाल सकता है। जैसे अश्वनी में फालसे गर्मी के समय में आपने खाया होगा। रेवती नक्षत्र महुआ का पौधा रेवती नक्षत्र वालों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह से आप यह जान सकते हैं, और उसी को चित्रित करता हुआ यह राजभवन की जो वाटिका आप देख रहे हैं, उसमें इसी बात को उकेरा गया है कि यह पूरी वाटिका में सिर्फ इस बात को दिखाया गया है कि कौन सा पौधा, जैसे आज़ादी रचता इंडिका जो नीम है उसका बॉटनिकल नेम है, और आप देख रहे हैं मेरे सामने वो लगा है। उसी तरह शताभिषा कदम्ब, इस तरह के सारे पौधों को यहाँ लगाया गया है। और जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, उसके आधार पर आप यह जान सकते हैं कि कौन सा पौधा आपके लिए पसंद है। इसके अलावा आप जानते हैं 12 राशियाँ होती हैं, और ये देखिए 12 राशियों के नाम के साथ कौन सा पौधा जुड़ा है, पेड़ जुड़ा है। मेष राशि के नाम साथ लाल चंदन जुड़ा है, वृषभ के साथ गूलर जुड़ा है, मिथुन के साथ बरगद जुड़ा है, कर्क के साथ आंवला जुड़ा, सिंह के साथ जामुन जुड़ा, कन्या के साथ अमरूद जुड़ा, तुला के साथ मौलश्री जुड़ा, वृश्चिक के साथ खैर जुड़ा, धनु के साथ कदम्ब जुड़ा, मकर के साथ कटहल, कुंभ के साथ आम, और मीन राशि वालों के लिए नीम का पौधा बहुत लाभदायक होता है। निश्चित रूप से आपको यह मेरा वीडियो इस मामले में बहुत काम आएगा। और अंत में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये 9 ग्रह वाटिका, उसमें भी ये बताया गया कि जो 9 राशियाँ हैं, जो सोम है
के लिए पलाश का, मंगल के लिए खैर, बुध के लिए अपामार, गुरु के लिए पीपल का पौधा, शुक्र के लिए गूलर का पौधा, शनि के लिए शमी, राहु के लिए दुर्वा, केतु के लिए कुश और सूर्य के लिए मदार का पौधा या पेड़ बहुत ही लाभदायक होता है। जिसकी राशि में सूर्य राशि हो, राशि को भी मैं आपको बता दूं कि राशि निकाली कैसे आती है। जब आप अपना टेबा देखते हैं जिसमें ग्रह सारे बताए जाते हैं, उनके 12 खानों में आप ये देखिए कि चंद्रमा कहाँ पर बैठा है। जिस घर में चंद्रमा बैठा होता है वही आपकी राशि होती है, और उस राशि के आधार पर भी और आप ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए प्रभावी है, और उस ग्रह के हिसाब से आप उन पौधों को, पेड़ों को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या कहने, आपके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खड़े हैं। 22 जनवरी को ये अयोध्या में थे और इस समय ये हमारे साथ राजभवन में है। हमने हमेशा ये चाहा है कि राम कण-कण में दिखाई दें, और इस कहा भी जाता है चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपना जूता बाहर उतार दें, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया जूते चप्पल उतार दें। तो मैं आप देख रहे हैं, इस आधार पर आप इनको अपने मन में उतार सकते हैं। तन में उतारना तो मुश्किल है, मन में उतारिए, ताकि आपके कार्यशैली में, आपके जीवन में कुछ आप ऐसा सोच सकें, कर सकें, जिससे आपके जीवन में राम की प्रतिध्वनि सुनाई दे। आप देख रहे हैं कि सामने कन्या राशि के लिए अमरूद का पौधा लगा है, जिसे सीडियम गुआजावा कहते हैं, और इस पौधे को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद आइए मैं आपको तुला राशि के पौधे के बारे में दिखा रहा हूं। जो मौल श्री का पौधा होता है वो तुला राशि का है, और ये आप देख रहे हैं सामने, आप पौधे को पहचान सकें इसलिए मैं इसकी फ़ोटो ले रहा हूं। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये वृश्चिक राशि का ये पौधा है। खैर, इसको खैर कहते हैं, आप खैर की पहचान कर सकें इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरे सामने ये कदम्ब लगा है। कदम्ब जो है, जो धनु राशि के लोग हैं उनके लिए कदम्ब का पौधा लाभदायक होता है, और मैं कदम्ब का पौधा आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे सामने कटहल लगा हुआ है। जो मकर राशि के लोग हैं उनके लिए कटहल का पेड़ बहुत ही लाभदायक होता है। भले ही आपके घर में अब जगह नहीं है तो आप गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि ज़मीनों के भाव इतने बढ़ गए हैं कि कोई अपने घर में इतना बड़ा पेड़ नहीं लगा सकता, लेकिन आप गमले में लगा सकते हैं, बोनसाई। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आप आम का पेड़, आम वैसे भी भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्म में, वैसे तो यहाँ पर आम सूख गया है, लेकिन आप अपने यहाँ हरा कर सकते हैं गमले में लगाकर। कोई भी गुठली को अगर आप अपने यहाँ गमले में लगा देंगे तो आम का पौधा निकल आएगा। जो भी मीन राशि के लोग हैं उनको मैं ये नीम का पौधा दिखा रहा हूँ, ताकि नीम के पौधे को आप पहचान सकें और अपने यहाँ लगा सकें। मेष राशि वालों को लाल चंदन का पौधा लगाना चाहिए, और लाल चंदन का पौधा आप अमेज़ॉन से भी मंगा सकते हैं। ये मत कहिए कि मुझे मिलेगा कहाँ। अगर आप चाहते हैं मेष राशि वाले और आपको लाभ मिले तो आप इस पौधे को खरीदिए। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं वृषभ राशि फिकस ग्लोमेराटा का जो पौधा है उसमें गूलर, ये गूलर का पौधा है। आप इस गूलर के पौधे को पहचान सकें इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ मिथुन राशि के पास, और मिथुन राशि के लिए बरगद, जिसे बनियाइन ट्री भी कहते हैं आप, उसको आप देखें और एक गमले में आप इसको लगाकर मिथुन राशि वाले इसका लाभ ले सकते हैं। ये कर्क राशि का जो पौधा है वो आंवला होता है, और आंवला का पौधा आप पहचान सकें इसलिए मैंने इसकी फ़ोटो आपको दिखाई है। और ये मेरे सामने सिंह राशि सिजिजियम जम्बोलेनम, जो शुगर की भी बहुत अच्छी दवा है, और उसका पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ।
हम आप सभी जानते हैं कि नक्षत्र 27 होते हैं और उन 27 नक्षत्रों के लिए कौन सा पौधा या पेड़ आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि आप जिस भी नक्षत्र में आपने जन्म लिया उसे पहचान पाएँ। जो उत्तरांभा भद्रा नक्षत्र होता है उसके लिए आम का पौधा अच्छा होता है। आप ये देखिए, ये महुआ का पेड़ सही ढंग से दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन अगर रेवती नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो महुए का पौधा आप लगाइए, गमले में लगा सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र के लिए ये आप देख रहे हैं मेरे सामने फालसा का पौधा लगा है। आप इसे नर्सरी से ख़रीद सकते हैं और इसे आप लगा सकते हैं। अगर आप भरणी नक्षत्र में हैं तो आप आंवले का पौधा लगा सकते हैं। आंवला वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और उसको लगाकर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा पा सकते हैं। अगर आप कृतिका नक्षत्र में हैं तो अंजीर का पौधा यहाँ तो सूखा है, लेकिन अंजीर का पौधा आपको कहीं से भी मिल सकता है, ख़ासतौर से नर्सरी से मिल सकता है। कृतिका नक्षत्र वाले अंजीर का पौधा लगाएं। रोहिणी नक्षत्र के अगर आप हैं तो आप जामुन का पौधा लगाएं। आपको पता है कि सिंह राशि वालों के लिए भी जामुन का पौधा फ़ायदेमंद होता है। इसका बॉटनिकल नेम जो है सिजिजियम, वो शुगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आपके शरीर में शुगर के कारण खुजली होती है तो भी जामुन बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये हमारे सामने मृगशीरा नक्षत्र के लिए जो पेड़ है वो खैर का पेड़ है, और खैर का पेड़ भी आपको आसानी से मिल सकता है नर्सरी में। औरा हर बहेड़ा का नाम सुना होगा। जो आर्द्रा नक्षत्र हैं उनके लिए टर्मिनेलिया बेलेरिका, जिसका नाम है, बहुत अच्छी दवा है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए। और बहेड़ा के पौधे को आप लगाएं अगर आप आर्द्रा नक्षत्र के हैं। ये आप देख रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आप पैदा हैं तो आप बांस का पौधा लगाएं। इसको बताने की ज़रूरत नहीं कि बांस का पौधा आपको कहाँ से मिल सकता है। ये मेरे सामने पुष्य नक्षत्र है जिसमें पीपल का पौधा आप लगा सकते हैं। पीपल आपको हर जगह उपलब्ध है। अश्रलेखा नक्षत्र को नागकेशर पौधा आप लगाएं अश्रलेखा नक्षत्र के लिए, और इसे आप नर्सरी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका माघा नक्षत्र है तो आप बरगद का पौधा लगाएं। आप इसकी पत्तियों को ध्यान से देखें। ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अगर है तो पलाश का पौधा आप लगाइए, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो रुद्राक्ष का पौधा आप लगा सकते हैं। अगर हस्त नक्षत्र है तो आपको रीठे का पेड़ लगाना है। चित्रा नक्षत्र में आप बेल का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि नक्षत्र आपका है कौन। स्वाति नक्षत्र में अर्जुन का पौधा, और मैं आपको बताऊं टर्मिनेलिया अर्जुना जो इसका बॉटनिकल नेम लिखा है। अगर आपकी धमनियों में ब्लॉकेज है, आपको हृदय संबंधी कोई भी समस्या है, तो टर्मिनेलिया अर्जुना से बेहतरीन दवा इस पृथ्वी पर कोई नहीं। आप इसका सत निकाल कर पी सकते हैं, इसको उबाल कर पी सकते हैं। होम्योपैथिक में टर्मिनेलिया अर्जुना इसका मदर टिंचर आता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप स्वाति नक्षत्र के अगर हैं तो आप इस पौधे को लगाएं। ये देखिए सामने, ये विशाखा नक्षत्र के हैं तो आप कैथ का पौधा होता है जो नर्सरी में बड़ी आसानी से मिलता है, आप इसे लेकर लगा सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र वाले को भी मौल श्री का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। नक्षत्र राशि सब कुछ आपकी गणना करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को चीड़ का पौधा लगाना चाहिए। पहाड़ी पौधा है, लेकिन यह पौधा इतना अम्लीय होता है कि यह किसी भी चीज़ को काटने की क्षमता रखता है, इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को चीड़ का पौधा लगाना चाहिए। पाइनस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। मूल नक्षत्र में आप जैसे मैं स्वयं मूल नक्षत्र में हूँ, उनको शाल का पौधा लगाना चाहिए। शाल का पानी पीने वालों का ब्लड प्रेशर बहुत आसानी से कम किया जा सकता है, और इसका पौधा यहाँ लगा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मूल नक्षत्र वालों के लिए वो फ़ायदेमंद होता है। पूर्वा षष्ठा नक्षत्र में सीता अशोक दो तरह के हैं, जिसके अंतर्गत माँ सीता को अशोक वाटिका में लंका में बैठा पड़ा था, उसी के कारण इसका नाम सीता अशोक है। और आप इसको ध्यान से देखें और इसे लगाएं। उत्तर साठा में कटहल, जिसे जैक फ्रूट भी आप कहते हैं, इसे आप अपने पास लगाकर उत्तरा साठा नक्षत्र वाले फ़ायदा ले सकते हैं। श्रवण नक्षत्र में आक का पौधा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। शुगर के लिए भी यह कहा जाता है कि अगर आप
क्लियोट्रोपिस की पत्तियों को अपने तलुओं में लपेट के सो जाएं तो जितना भी अंदर का दर्द है, ख़ास तौर से शुगर है, उनको ये बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देता है। लेकिन श्रावण नक्षत्र के लिए भी फ़ायदेमंद है। घनिष्ठा नक्षत्र शमी के लिए है, ख़ास तौर से जिनका शनि और जिनको धन की परेशानियां हैं और उनके जीवन में बहुत ही अच्छा और आप कहें वैभव नहीं है, तो उन्हें शमी का पौधा लगाना चाहिए। लेकिन घनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए शमी का पौधा सबसे अच्छा होता है। शतभिषा के लिए कदम्ब का पौधा सबसे अच्छा होता है। कदम्ब वैसे भी ये माना जाता है कि कदम्ब के पौधे से धन, वैभव, सुख आता है और भगवान कृष्ण के लिए माना जाता है कि वह अक्सर जब अपनी बांसुरी बजाते थे तो इसी कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठ के बजाया करते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो शतभिषा नक्षत्र वाले कदम्ब का पौधा लगाएं। पूर्व भद्रा नक्षत्र वाले नीम का पौधा लगाकर अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ये 27वें नक्षत्र के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में जिस तरह से प्रकृति से जोड़कर मानव जीवन को संपूर्णता प्रदान करने का प्रयास किया गया है, वह अद्भुत है। और जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे तो न सिर्फ हमारा जीवन सुंदर बनेगा, हर घर में पौधा दिखाई देगा, पेड़ दिखाई देगा और हम उसके साथ उन्नति और प्रगति कर सकेंगे। मैं डॉक्टर आलोक शांटिया, उत्तर प्रदेश राजभवन से अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए। अगर आपको ये सारी बातें खास तौर से ग्रह, नक्षत्र, राशि के बारे में समझ में आती हैं तो इसे दूर तक ले जाइए ताकि आप घर बैठे ही उन तमाम जानकारियों को लोगों से शेयर करें और एक इकोलॉजी पर, एक इन्वायरमेंट पर बेहतरीन बातों को आप ना सिर्फ समझ सकें बल्कि अपने जीवन को भी अच्छा बना सकें। ऐसे ही किसी अच्छी बात पर मैं फिर आपके साथ हूँगा। नमस्कार।